ये मूवी इस प्लॉट पर बेस्ड है कि कैसे कुछ एक्स आर्मी पर्सनल एक रॉबरी में एंगेज हो जाते हैं और कैसे पुलिस और इनके बीच शूटआउट का खेल चलता है और फाइनली किसकी जीत होती है। फिल्म की शुरुआत दो समूहों के बीच गोलाबारी से होती है। इसमें से एक ग्रुप ऐसा है जिसने नाइट विजन वाले ग्लासेस पहन रखे हैं, इसलिए उनके लिए गोलियां चलाना आसान है और वो एक एक करके अपने अपोजिशन को मारने लगते हैं। तभी अचानक ध्यान एक मुलेट जैसी हेयर स्टाइल वाले आदमी पर जाता है जिसका नाम जेम्स है और जो हाल ही में गहरी नींद से बाहर आया है। जेम्स थोड़ा परेशान नजर आता है। तभी यहाँ पर एक दाई जेम्स के बच्चे को लेकर आती है। अपने बच्चे को देखने के बाद जेम्स खुश हो जाता है। वो दाई का शुक्रिया भी अदा करता है। कुछ समय बाद जेम्स के दोस्त उसे एक बंद वैन में लेने आते हैं। इस वैन में अभी कुल 5 लोग हैं। उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि जेम्स और उसके साथी एक डकैती को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। इनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार भी हैं। वे सभी मुखौटे पहने अपना चेहरा छुपाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वे बैंक के पास पहुंचते हैं तब माइक नाम का एक आदमी इस टीम को लीड करता है। वे कई सुरक्षा गार्डों को असहाय बनाकर डकैती शुरू करते हैं, लेकिन जब मैनेजर इसका अपोज करने लगता है तो माइक इसका फ़ायदा बैंक के कस्टमर को डराने में करता है और मैनेजर की एक उंगली भी काट देता है। इसकी वजह से मैनेजर तिजोरी का कोड भी बड़े आसानी से बता देता है और जेम्स और अन्य लोग रकम को अपनी अपनी बैग में ले जाना शुरू कर देते हैं। यह श्योर करने के बाद कि वे अब खतरे में नहीं हैं, वो जल्दी से बैंक छोड़ने का प्रयास करते हैं। बहरहाल पुलिस पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, वो भी अपने खतरनाक हथियारों के साथ। जब तक ये लोग कुछ करते उससे पहले पुलिस वाले इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस समय जेम्स और उसकी टीम की हालत खराब होती है जब उनका एक सदस्य, उनका ड्राइवर, पुलिस की गोलाबारी में मारा जाता है। तब सारे लोग डरने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब ग्रुप पूरी तरह से घिरा हुआ है, खासकर यह देखते हुए कि अतिरिक्त पुलिस उनके रास्ते में है। जेम्स ग्रुप में अब केवल 4 सदस्य रह गए हैं। फिर भी वे पुलिस की गोलाबारी के बावजूद अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, जो एक एक करके घायल हो रहे हैं। तब ये लोग योजना बनाना शुरू करते हैं। इनके पैसों का बैग बहुत ही भारी है और उसे लेकर यहाँ से तेजी से निकल पाना नामुमकिन है। तभी समूह के सदस्यों में से एक, जैक, अपने दम पर बैग के थैले को यहाँ से ले जाने का निर्णय लेता है, जबकि जेम्स अपने साथी को निकालने का विकल्प चुनता है और एक गाड़ी पर कब्जा कर लेता है जो उसके पड़ोसी की है। फिर अपने साथी को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से भागना शुरू करता है। पुलिस उसका पीछा करती है। पुलिस वालों से बहुत देर तक ये लोग भागते रहते हैं, फिर भी एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपनी गाड़ी को चेंज कर लेते हैं ताकि पुलिस वालों को पता ना लगे। एक अलग कार का उपयोग करके पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की टेक्निक एक सफल चाल साबित होती है, लेकिन पुलिस ने भी बदमाशों का पीछा नहीं छोड़ा है, भले ही शाम हो चुकी है। इसके बाद केवल 3 रॉबर ही सही हैं और उनमें से एक को चोट लगी है। वे इस स्थान पर अपने कपड़े और कार बदलते हैं और जिसे इन्होंने पहले यूज़ किया था उस कार को जला देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक स्पेशल एजेंट फ्रैंक रोज पर। देर से आने के लिए अधिकारियों से फटकार मिलने के बाद वह कहता है कि वह अभी अभी वॉशिंगटन से लौटा है। अधिकारियों ने फ्रैंक को बताया कि उसे जल्दी ही उन अपराधियों को ट्रैक करने की आवश्यकता है। तभी यहाँ पर एक और एजेंट आता है जिसका कोड नेम है जॉइंट। जॉइंट आते ही कहता है कि उन लोगों ने आज हमारे बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया है और इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तब फ्रैंक उससे पूछता है कि वो कितने लोग थे, तो जॉइंट बताता है कि वो 4 लोग अभी भी जिंदा हैं और उनमें से एक बहुत ही बुरी तरह से घायल है। इन बातों को सुनते ही फ्रैंक कहता है कि वे इस क्षेत्र में प्रत्येक क्लिनिक और डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि यह निश्चित है कि अपराधी को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा एजेंट फ्रैंक को पता चला कि आज जो चोरी हुई उसमें से एक का नाम फ्रैंक है। अगले सीन में जेम्स बिली नाम के एक व्यक्ति के घर जाता है जो बहुत गुस्से में है और पिछली घटना के लिए जेम्स को ही दोषी ठहराता है, क्योंकि बिली ने ही पुलिस से बात की थी। हालांकि यह पता चला कि जेम्स और माइक ने पहचान से बचने के लिए और अपने धन को वैध बनाने में मदद के लिए बिली से संपर्क किया था।
बाद में एवा नाम की एक महिला जो ग्रोह की सदस्य है, इन सभी के लिए सीधे तौर पर माइक को दोषी ठहराती है, क्योंकि उसे पता है कि माइक एक सन की आदमी है और उसी ने इन सारी चीज़ों में गड़बड़ी की होगी। तब जेम्स उसे कहता है कि ये वक्त लड़ने का नहीं है और बिली को चुराए गए धन को तुरंत वैध बनाने का काम सौंपकर जेम्स और माइक ओजोन को लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर फ्रैंक जलती हुई कार के स्थान पर पहुंचता है, उन बदमाशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आशा में जो पहले सेना में थे। वो नोट करता है कि उनकी गतिविधियां कितनी सुव्यवस्थित थी, साथ ही उनकी फाइटिंग टेक्निक भी। और जब भी हम इनके पीछे जाएंगे तो संभल के जाएंगे, वरना जान का खतरा हमेशा ही रहेगा। इसी बीच हम जेम्स और माइक को देखते हैं जो जॉन को लेकर एक क्लियरेंस नाम के आदमी के पास आते हैं। उसे कहते हैं कि वो जॉन का उपचार करे। तभी बिली कॉल करता है और बताता है कि इस काम में खतरा बहुत ही ज़्यादा है। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं पैसों की हिफाजत करूं तो मेरा कट बढ़ाना पड़ेगा। जेम्स बिना सोचे समझे ही उसे हाँ कर देता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तभी अंदर हम माइक को देखते हैं जो क्लेरेंस को पैसे देता है और कहता है कि जॉन का ख्याल रखना। लेकिन क्लेरेंस को भी पता है कि माइक क्या कह रहा है। क्लेरेंस अपनी पूरी कोशिश कर ले फिर भी वो जॉन को नहीं बचा सकता और माइक उसे पैसे इसलिए दे रहा है ताकि वो जॉन को मरने तक बस यहाँ पर मौजूद रहे, और जब जॉन मर जाएगा तो इसका बर्डन भी खत्म हो जाएगा। और पैसे देने के बाद ये लोग बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। कार में एवा जेम्स से पूछती है कि वे कब वापस आएगा। वह कहता है कि वह एवा और जॉन को लेकर जल्द ही वापस आएगा और वो एक नया जीवन शुरू करने के लिए उन्हें किसी दूर स्थान पर ले जाने पर विचार करता है। तभी यहाँ पर दो गाड़ियाँ आती हैं। इन गाड़ियों में एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम ब्रेयल है। बिल ने बात की थी कि ब्रेयल से पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए। जब ब्रेयल इनके सामने आकर बात करता है और जितने पैसे वो देता है, तब ये लोग समझ जाते हैं कि ये पैसे बहुत कम हैं। तब जेम्स बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेयल बदतमीजी से बात करने लगता है। वो जानता है कि उनके पास बहुत सारे लोग हैं। जेम्स इन चीज़ों को देखकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन माइक को ज़्यादा नहीं सोचता और वो तुरंत ही बंदूक चलाना स्टार्ट कर देता है और एक एक करके इन्हें मारना शुरू करता है। अब जेम्स को भी हमला करना पड़ता है और जल्द ही ये लगभग सारे लोगों को मार देते हैं। ब्रेयल के गैंग में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचता है जो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। इसी बीच वो आदमी अपने बॉस को कॉल करता है जिसका नाम है नेसी, और उसे पूरी बात बता देता है कि ब्रेयल के साथ साथ सारे लोगों को मार दिया गया है। नेसी इस बात को सुनने के बाद आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो इस शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक है। वे अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करता है। तभी हम फ्रैंक की टीम को देखते हैं। फ्रैंक को लगता है कि बैंक का कोई ना कोई एम्प्लॉय तो इनके साथ जरूर मिला था, क्योंकि ये वो दिन था जब बैंक में सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं और उसी दिन इन लोगों ने रॉबरी की है। यानी कि अंदर का कोई आदमी उनके साथ मिला हुआ है जिसने पूरी जानकारी उन्हें दी होगी। अब इनके सामने बैंक का एक एम्प्लॉय है। ये सारे लोग उससे सवाल जवाब करना शुरू करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो जवाब देता है ये लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तब फ्रैंक कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किनके साथ बात कर रहे हो। हम FBI से हैं, हमारे लिए सच्चाई निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि तुम किनके साथ मिले हुए हो। तो अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे नाम को बाहर लेकर ना आए तो तुम सच्चाई को बताओ। यह सब सुनने के बाद एम्प्लॉय डर जाता है और कहता है कि मैं दो लोगों को जानता हूँ। उनमें से एक के गले पर एक टैटू है और वो टैटू की पूरी डिटेल बताता है, और उसके साथ साथ बताता है कि दूसरे आदमी के शरीर पर मरीन वाले टैटू थे और वो उनके बारे में भी पूरी डिटेल देता है। जैसे ही फ्रैंक को ये सारी बातें पता लगती हैं, वो विक्टर को बताता है। विक्टर अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि इन लोगों के बारे में पता करो, ये लोग शायद मिलिट्री में थे और मरीन में। कुछ देर बाद जब वो लोग सारा डेटाबेस को छान मारते हैं, तब उन्हें जेम्स और माइक के बारे में पता लग जाता है। इसी बीच जेम्स, माइक और एवा बिली के घर पर पहुंचते हैं। अंदर आने के बाद अब जेम्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो माइक को कहता है कि तुम्हें मरने का ज़्यादा शौक है, हर बार तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे हम सबकी आफत आ जाती है। तभी यहाँ पर बिली आता है
और इनसे माफ़ी मांगता है जो कुछ भी हुआ उसके लिए। वो कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो लोग ऐसा करेंगे, लेकिन अब माइक गुस्से में है और जेम्स को कहता है कि अगर मैं गोली नहीं मारता तो वो लोग गोली चलाते, और अगर मैं नहीं होता तो आज तुम जिंदा भी नहीं होते। जेम्स कहता है कि एक बार अगर हम लोग इस चीज़ से बाहर निकल गए तब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगा। उसके बाद ये सारे अपना रास्ता अलग कर लेंगे। इन बातों को सुनने के बाद माइक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम शायद इस बात को आज भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये दोनों सगे भाई हैं। अब वो सारी चीज़ों को याद दिलाने लगता है कि उसके परिवार के लिए उसने क्या क्या किया है और जेम्स को उसने कैसे पाला है और कैसी कैसी मुसीबतों से बचाया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा कहता है कि जिनके सुनने के बाद जेम्स को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। बहुत देर तक ये दोनों लड़ते रहते हैं। तभी यहाँ पर नैसी के आदमी आ जाते हैं। अंदर घुसते ही वो सब पर बंदूक तान देते हैं। बिली जब तक उसे कुछ समझाता उससे पहले वो बिली का भेजा उड़ा देते हैं। नैसी के लोगों ने इन लोगों को बंधक बना लिया है और इनको टॉर्चर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर माइक और जेम्स की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तभी विक्टर फ्रैंक को बताता है कि नैसी गैंग के बहुत सारे लोग मारे गए हैं और इन्हें पता है कि नैसी गैंग मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करता है। फ्रैंक सारी बातों को समझ जाता है कि शायद इन सब चीज़ों के पीछे कोई और नहीं बल्कि जेम्स और माइक हैं। वो शायद मनी लॉन्ड्रिंग करवाने के लिए नैसी के पास गए होंगे और डील खराब होने के बाद इनके बीच गोलियां चलने लगी। फ्रैंक अपने सारे लोगों को अलर्ट कर देता है और कहता है कि अगर नैसी गैंग का कोई भी आदमी कहीं भी नज़र आए तो सबसे पहले उसे बताएं। फ्रैंक भी अपनी पूरी टीम को लेकर निकल पड़ता है। तभी नैसी माइक और जेम्स के पास आता है और उन्हें बताता है कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, नैसी से पंगा लेकर। तब माइक उसे समझाने लगता है और कहता है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी गलती है, इन दोनों की कोई गलती नहीं है। मैंने गोली चलाई थी, मैंने लोगों को मारा था, तो अगर तुम्हें सज़ा देनी है तो मुझे सज़ा दो, इन लोगों को छोड़ दो। लेकिन नैसी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि सबसे पहले वो माइक को टॉर्चर करेगा। उसके पास बहुत सारा एसिड पड़ा है। पहले ये माइक को मारेगा और उसके बाद जेम्स को और लास्ट में एवा की बारी है। नैसी एक एक करके सबके पास जाने लगता है। वो एक एसिड का डेमो भी दिखाता है इन लोगों के एक साथी पर कि आखिर ये एसिड कैसे काम करता है। जब ये लोग एसिड को उसके साथी के ऊपर फेंकते हैं तो उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होती है। लेकिन माइक की आंखों में अभी भी डर नहीं है। इस चीज़ को देखने के बाद नैसी जाता है जेम्स के पास ताकि वे उसे डरा सके। लेकिन वो जैसे ही जेम्स के करीब जाता है, जेम्स उस पर हमला कर देता है और जितना एसिड यहाँ पर पड़ा था वो सारा उसके साथियों पर गिर जाता है। तुरंत ही इनके हाथों में बंदूक भी आ जाती है। ये लोग एक एक करके सबको मारना शुरू कर देते हैं। माइक पहुंचता है नैसी के पास और अपने हाथों से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जिसे इस जगह के बारे में पता चल चुका है और वो अपनी पूरी टीम को यहाँ पर आने के लिए कहता है। जेम्स एवा को लेता है और भागने के लिए बाहर निकलता है। तभी दो पुलिस वाले उसे सामने आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले इन्हें शूट करते इससे पहले माइक आकर पुलिस वालों को शूट कर देता है। अब चारों तरफ पुलिस वाले आ गए हैं, हर तरह से गोलियां चल रही हैं। तब माइक सब पे गोलियां चलाने लगता है। वो यहाँ से नहीं भागता। इस चीज़ को देखने के बाद जेम्स समझ जाता है कि माइक क्या कर रहा है। वो अपनी जान की कुर्बानी देने वाला है ताकि जेम्स यहाँ से भाग जाए। तभी माइक जेम्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। फिर वो पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगता है। तब पुलिस वाले भी उस पर गोलियां चलाते हैं और माइक को एक गोली लग जाती है। तब माइक विक्टर को बंधक बना लेता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। वो सबको अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो गली के अंदर है। वो गली के अंदर से ही माइक पर गोली चलाता है और यहाँ पर माइक की मृत्यु हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम जेम्स और एवा को देखते हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद जेम्स नीचे उतर जाता है और एवा को कहता है कि किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताओ, मैं तुम्हें एक आइसलैंड पर मिलूँगा।
इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब फ्रैंक अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और सारी चीज़ों को देखने के बाद फ्रैंक कहता है कि जेम्स की लाश यहाँ पर नहीं है, यानी वो अभी भी जिंदा है। तभी यहाँ पर जॉइंट आता है जिसे बहुत सारी लाशें नज़र आती हैं और कहता है कि शायद इनमें से कोई जेम्स है। मुझे जेम्स का पेंडेंट यहीं पर मिला है और वो मर चुका है, लेकिन फ्रैंक को इन बातों पर भरोसा नहीं है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। फ्रैंक अभी भी कार्यवाही कर रहा है। थोड़े समय के बाद वो जाता है एवा के पास और उससे बात करता है। बहुत देर तक बात करने के बाद एवा कहीं भी जेम्स का जिक्र नहीं करती। तब फ्रैंक को लगता है कि शायद जेम्स मर चुका है। वो इस फाइल को बंद कर देता है। तब थोड़े समय के बाद हम जेम्स को देखते हैं एक छोटे से आइसलैंड पर, और यहाँ पर एवा भी अपनी बच्ची को लेकर आ चुकी है। ये तीनों एक साथ बहुत खुश हैं और यहाँ पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।